हेलो दोस्तों, संजय जी के क्लास राज.जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लैब असिस्टेंट पेपर 2022 PIQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सी तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती है? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी है अपरिगामी तरंगे, ऑप्शन सी है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन डी है परिगामी तरंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपरिगामी तरंगे। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है। ऑप्शन ए नियत वोल्टता स्रोत, ऑप्शन बी नियत प्रतिरोध, ऑप्शन सी नियत प्रेरकत्व, ऑप्शन डी नियत धारा स्रोत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियत वोल्टता स्रोत। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, आदर्श गेट्स में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होगी। ऑप्शन ए रो बाई पी, ऑप्शन बी पी बाई रो, ऑप्शन सी रूट पी बाई रो, ऑप्शन डी रूट रो बाई पी। जहाँ रो घनत्व है और पी दाब है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का सूत्र होता है V इक्वल टू रूट ई बाई रो, जहाँ ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है, रो घनत्व है। तो ई प्रत्यास्थता गुणांक गैसों के लिए हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे बी का मान होता है माइनस डेल पी बाई डेल वी बाई वी। ठीक है। डेल वी बाई वी क्या हो जाएगा? आयतन विकृति हो जाएगी। गैसों के लिए हम नगण्य मानेंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी के बराबर। तो ई के स्थान पर हम रख देंगे V इक्वल टू रूट पी बाई रो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा। ऑप्शन ए सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब, उल्टा आभासी प्रतिबिंब। एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है तो उसे दिखाई देगा। ऑप्शन ए सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। ऑप्शन ए 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम अवस्था। न्यूनतम अवस्था मतलब n इक्वल टू 1 से। ठीक है। ये n इक्वल टू 2, ये 3, ये 4। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का ऊर्जा स्पेक्ट्रम ग्राफ से हम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इससे भी निकाल सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन का मान मोल रखेंगे, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो इससे भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? नाभिकीय बम, बी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, सी नाभिकीय रिएक्टर, डी पीपी चक्कर। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। इसे परमाणु भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। परमाणु भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, दो द्रव्य ए व बी इस प्रकार है कि बी से ए का पृष्ठ तनाव आधा है और घनत्व दुगुना है। यदि द्रव्य ए केशिका नली में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान केशिका नलिका में द्रव्य बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? ठीक है। तो केशिका नलिका में द्रव्य के उन्नयन का सूत्र होता है आपका H इक्वल टू 2t कोस थीटा अपॉन स्मॉल r रो जी, जहाँ t पृष्ठीय तनाव है, थीटा एंगल है, r
केश नलिका की त्रिज्या है, रो घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। H1/H2 इक्वल टू TA/TB इंटू ρB/ρA। ठीक है, तो TA और TB के मान रख देंगे और ρB और ρA के मान रख देंगे। H1 की जगह हम ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, H2 का मान निकाल लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। कार्नोट इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेंटीग्रेड है व सिंक का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंजन की दक्षता। तो ऑप्शन ए 1/2 होगी, ऑप्शन बी 27/327, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 300/327। ठीक है, तो कार्नोट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला होता है नीटा इक्वल टू 1 - T2/T1, जहाँ T1 है स्रोत का ताप, T2 है सिंक का ताप। नीटा कार्नोट इंजन की दक्षता हो जाएगी और यहाँ पे टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है, न कि सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो इसका मान रखने पर नीटा इक्वल टू 1 - 300/600। 600 ऊपर जाएगा तो 300 से सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा नीटा इक्वल टू 300/600। ये लगभग 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु ओ सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता तो अज्ञात प्रतिरोध होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी संतुलन विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, P का मान रखेंगे हम L, Q का मान रखेंगे 100 - L, मतलब 100 - L दूरी पर हमें संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। R प्रतिरोध हो जाएगा, S अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, तो इससे इस प्रकार लिख सकते हैं अपन X इक्वल टू 100 - L/L इंटू R। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है। ऑप्शन ए दे रखा है a⁴, बी दे रखा है a⁴, सी दे रखा है a⁴, डी दे रखा है a⁴ ठीक है, तो आर समानुपाती a⁴, जहाँ ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11। 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये आपका, तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 ओम, ऑप्शन बी दे रखा है 0.2 ओम, सी दे रखा है 0.5 ओम, डी दे रखा है 0.4 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध हम ऐसे निकालेंगे स्मॉल r इक्वल टू L1 - L2/L1 इंटू R। ठीक है, तो स्मॉल r इक्वल टू L1 हमें दे रखा 55 सेंटीमीटर, L2 दे रखा है 50 सेंटीमीटर अपॉन 50 इंटू 10 ओम प्रतिरोध दे रखा है। तो R इक्वल टू 5/50 इंटू 10। 5 से ये गया 1/10, 10 से 10 कैंसिल, स्मॉल r इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। एक दिष्टकारी का उपयोग है
ऑप्शन ए AC को DC में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी DC को AC में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करना, ऑप्शन डी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुष्ट कार्य का उपयोग। तो AC को DC में परिवर्तित करना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, किरचॉफ के नियम का पालन करते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अज्ञात प्रतिरोध R है। इसमें KVL लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। सबसे पहले इस भाग में लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस पूरे में लगा लेंगे। तो अपन के दो इक्वेशन बनेगी, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकलेंगे 2I, ठीक है, 2I। तो फर्स्ट समीकरण हो जाएगा 2I इक्वल टू -6 + 9, ठीक है, क्योंकि बैटरी के माइनस सिरे से निकलेंगे तो माइनस आएगा, प्लस से निकलेंगे प्लस आएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा ये लगभग 1.5 एम्पियर के बराबर। तो समीकरण फर्स्ट से I का मान आ गया 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब KVL लगाते हैं पूरे लूप में इसमें। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2I + IR, आर ये प्रतिरोध इक्वल टू -3 + 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I + IR इक्वल टू 6। तो I का मान हमें पता है 1.5 है, प्लस 1.5R इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो 6 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.5R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितने बार, 2 बार। तो करेक्ट आंसर आपका R का मान हो जाएगा 2 ओम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 ओम हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इक्वल टू लेमड़ा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो बीटा समानुपाती लेमड़ा, लेमड़ा जिसके लिए सबसे कम उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे कम होगी। तो लेमड़ा के लिए ये होता है विबज्योर, ठीक है, वॉयलेट बैंगनी के लिए सबसे कम, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, धुरित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा 180 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा 0 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा 145 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा 90 डिग्री। तो ये धुरित प्रकाश है, ये इसका कंपन तल होता है और ये इसका ध्रुवण तल होता है।
तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन डी। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऑप्शन ए, एक बाहरी नाभिक ऊष्मीय न्यूट्रॉन के टक्कर से टूटता है। ऑप्शन बी, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक व अन्य पदार्थ बनाते हैं। ऑप्शन सी, एक भारी नाभिक अपने आप दो टुकड़ों में विभक्त होता है। ऑप्शन डी, ऊष्मीय न्यूट्रॉन की टक्कर से एक हल्का नाभिक टूटता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन मिलकर H1 + H1 मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान शक्ति के बीच संबंध। तो डेल E = डेल M × C²। ठीक है, ये संबंध आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, कोणीय संवेग J है। तो कोणीय संवेग J, ऑप्शन ए दे रखा है वेक्टर A × वेक्टर F, बी दे रखा है वेक्टर V × वेक्टर P, सी दे रखा है वेक्टर R × वेक्टर F और डी दे रखा है वेक्टर R × वेक्टर P। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में किसी ठोस गोले का उसके स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार से हो जाएगा। ये ठोस गोला है, ठीक है। इसके केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले और इसके लंबवत अक्ष के बीच जड़त्व आघूर्ण IG = होता है 2/5 mr²। ठीक है। हमें पूछ रहा है इसके स्पर्शरेखीय, तो समांतर अक्ष पर में लगाएंगे अपन। ठीक है, ये R हो जाएगी इसकी। तो समांतर अक्ष पर में लगाने पर I = IG + MA²। ठीक है, एक ही जगह हम R मानेंगे। ठीक है, तो I = 2/5 mr² + mr²। तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगना किया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल होगा। तो नया बल, ये दो आवेश हैं। ठीक है, परिणाम सेम है, Q, दूरी R है, फोर्स लग रहा है F। तो फोर्स का फॉर्मूला F = Q/R²। ठीक है। तो ये कह रहा है कि आवेशों को आधा कर रहे हैं, दूरी को कर रहा हूँ दुगना, तो इनको आधा किया तो ये Q/4 नीचे आ जाएगा और ये 2R, ये 4 इधर निकल जाएगा। तो F = F/16 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फोर्स = K Q/2 2R को होल स्क्वायर। तो ये K Q/4 ब्रैकेट 4R²। इस 4 16। तो ये हो जाएगा F = K Q/R² 16। तो ये फोर्स है पहले वाला। तो F' = F/16। तो ऑप्शन बी आ रहा है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दो आवेशों +Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि Q आवेश है। तो आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा जब कैपिटल Q पर
नेट फोर्स कितना हो, 0। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कैपिटल क्यू को स्क्वायर अपॉन 2x को होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में एफ नेट इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नेट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तभी संतुलित अवस्था में रहेगा निकाय। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, के से के कैंसिल, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए प्रेक्षक का कान दोषपूर्ण है, ऑप्शन बी प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है, ऑप्शन सी प्रेक्षक स्रोत की ओर गति कर रहा है, ऑप्शन डी स्रोत प्रेक्षक की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोषपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेक्षक स्रोत की ओर गति करेगा। तो ये एन डैश इक्वल टू एन ब्रैकेट वी माइनस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, तो ये वास्तविक आवृत्ति है, ये आभासी आवृत्ति है। वास्तविक आवृत्ति 400 हर्ट्ज है, हमें सुनाई दे रही है 390 हर्ट्ज। तो स्रोत जो प्रेक्षक है स्रोत की ओर गति कर रहा है, मतलब ये स्रोत है और ये प्रेक्षक है, इधर गति करेगा तो ये साउंड वी साउंड इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये आवृत्ति में कमी आएगी इस फॉर्मूले से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई समेसन बी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एक्सल नोट। क्यू क्या है, गाउसिया पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। आवेग संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण आवेश संरक्षण, ऑप्शन डी आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो ये यहाँ पे आवेग संरक्षण है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेग संरक्षण पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोलक की कुल ऊर्जा होगी, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए 3/2 एम ओमेगा नोट ए स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है 3/2 एम ओमेगा नोट ए स्क्वायर, ओमेगा नोट को स्क्वायर ए स्क्वायर, सी दे रखा है 1/2 एम ओमेगा नोट ए स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा है 1/2 एम ओमेगा नोट को स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दोलक की ऊर्जा हो जाएगी आपकी ई इक्वल टू, हम इसे निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वी हो जाएगा आपका क्या, ओमेगा नोट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में ये रुद्रोष्म प्रसार के लिए पीटी संबंध दिया जाता है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं।
ऑप्शन ए दे रखा है पी की घात गामा टी की घात 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन बी दे रखा है पी की घात 1 माइनस गामा टी की घात गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सी दे रखा है पी बाई टी कॉन्स्टेंट। ऑप्शन डी दे रखा है पी टी की घात गामा कॉन्स्टेंट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? तो ये हाइड्रोजन के ऊर्जा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो अल्ट्रावायलेट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग होता है mv r इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये कौन सी कक्षा में कह रहा है? तीसरी कक्षा में। n की जगह 3 हो जाएगा तो 3h अपॉन 2 पाई। तो ऑप्शन कौन सा दे रहेगा? ऑप्शन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? ऑप्शन ए आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऑप्शन बी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा परिवर्तित होगा, ऑप्शन डी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो झूले का आवर्तकाल हो जाएगा टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, तो टी समानुपाती रूट एल। एल क्या है? प्रभावकारी लंबाई झूले की। तो जैसे ही लड़की खड़ी होगी तो प्रभावकारी लंबाई घट जाएगी, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। y1 y2 कण एक के, यहाँ पे वेग है, वेग है यहाँ पे, कण एक के वेग का कलांतर कण 2 के सापेक्ष होगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी आएगा -π/6। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और अगला पार्ट केमिस्ट्री का आएगा।